किससे कांटेक्ट करना होगा? देखिए, दो तरीका है। कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है? मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरह जुड़े उनको कस्टमर कैसे मिलते हैं? तो एमएसएमई को अभी सरकार खुल करके सपोर्ट कर रही है। निर्यातकों को कितना लाभ मिलता है? साल में 150 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। क्या रजिस्ट्रेशन होते हैं? और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, वो है ई कॉमर्स। बांग्लादेश से भी पीछे है। अब बहुत सारे और नए एलिमेंट्स जोड़े गए हैं उसमें। बता दीजिए कि कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। नमस्कार, एमएसएमई बदलाव के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने सरकार की ओर से चलाई जाने वाली उन योजनाओं पे बात की जो एमएसएमईज़ को लोन पर सब्सिडी, कोलेटरल फ्री लोन या इस तरह के अन्य योजनाओं से भरपूर लाभ देने में मददगार होती हैं। आज हम एक शानदार बिजनेस आइडिया पे बात करेंगे जो कि अपैरल सेक्टर यानी गारमेंट सेक्टर से जुड़ा है। अपैरल एक्सपोर्ट के बारे में तमाम छोटी बड़ी जानकारियां देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल श्री मिथिलेश्वर ठाकुर जी। सर, आपका जागरण बिजनेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपसे सबसे पहला सवाल यही लेना चाहेंगे कि अपैरल सेक्टर जो है उस पे एक्सपोर्ट की संभावनाएं कितनी है? कोई नया आदमी अगर जुड़ना चाहे तो उसके तरीके क्या होते हैं? धन्यवाद। अपैरल सेक्टर, आपको ये जानकारी होगी कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजगार सृजन के माध्यम से ये बहुत ही मायने रखता है। जी सर। ये कृषि क्षेत्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है रोजगार सृजन करने के लिए और इसमें असीम संभावनाएं हैं एक्सपोर्ट निर्यात बढ़ाने के लिए। और फिलहाल जो भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है बहुत सारे देशों से, 38 देशों से किया है 2021 के बाद, जिसमें यूरोपियन यूनियन है और यूके है और एफ्टा कंट्रीज़ हैं, ओमान है, न्यूजीलैंड है और हम यूएस के साथ भी डील करने जा रहे हैं। तो इनसे के चलते असीम संभावनाएं, चूँकि हमारे पास जो एक कॉस्ट टैरिफ डिसएडवांटेज था जी सर, वो हमारा चला गया और हम अपने कॉम्पिटिंग कंट्री बांग्लादेश, वियतनाम, टर्की और कंबोडिया इनके एट पार हो जाएंगे। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और मेरी नज़रिए से अगला जो दशक है वो टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री का दशक होने वाला है। बिल्कुल सर। तो सर, हम जानना चाहेंगे अगर कोई नया आदमी अपैरल एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? किससे कांटेक्ट करना होगा? पहले बात ये है कि ये ध्यान रखना होगा कि वो उनका बिजनेस मॉडल क्या है। कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर बन के जुड़ना चाहता है या वो खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप क्षेत्र में पहले जुड़ना चाहें तो ये प्रूडेंट है और ये स्ट्रेटजिक होगा और ये प्रैक्टिकल होगा कि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरह जुड़ें ताकि आपका निवेश मिनिमल हो और आप वर्कर मैनेजमेंट की समस्याओं से, कंप्लायंस मैनेजमेंट की समस्याओं से या एब्सेंटिज्म ऑफ वर्कर से या बहुत सारी जो उलझनें और समस्याएं होती है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मेंटेन करने के लिए, उसको बाईपास कर सकें शुरू में और अपना ध्यान केंद्रित कर सकें बायर एक्विजिशन पे, प्रोडक्ट सैम्पलिंग पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, सप्लाई चेन बिल्डअप करने के और एक अच्छा सा रिश्ता बना पाएँ विदेशी बायर्स के साथ, ताकि बाद में जब आपका बिजनेस ग्रो करे तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिशमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत में निवेश कम रखने के लिए ये आवश्यक है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान दें जो बिल्कुल आवश्यक है और आप अपने मटेरियल को सोर्स कर सकते हैं इस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरर से। सर, हम जानना चाहेंगे अगर कोई पहली बार इस सेक्टर में जुड़ रहा है और अपैरल एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है? देखिए, ये निर्भर करता है। 15 से 20-25 लाख में हो सकता है अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर की तरह जाएं, क्योंकि आपका जो निवेश होगा वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑब्वियसली नहीं होगा। आप प्रोडक्ट सैम्पलिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, आप एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेने के और उसको सर्विस करने के बारे में सोचेंगे और आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने की जो ज़रूरतें हैं वो आप पूरा करना चाहेंगे। मैं ये कहूँगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरर के रूप में भी अगर आते हैं तो ये एक ऐसा क्षेत्र है
जहाँ की बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, बल्कि ये रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी में 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास 1000 मशीन होंगी, 1000 मशीन होंगे, आपको 2000 वर्कर्स की आवश्यकता होगी, और आप साल में 150 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। तो 10 गुना ज़्यादा है आपके प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट से। मतलब 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर में मशीन में करें तो 150 करोड़ का आप टर्नओवर दे सकते हैं। ऑफकोर्स लैंड एंड बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट कुछ 40 करोड़ का होगा, बट अगर 15 को आप 30 कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का इन्वेस्टमेंट तो आपका फिक्स्ड है जी सर, लेकिन आप प्लांट एंड मशीनरी का 10 गुना ज़्यादा आपका एनुअल टर्नओवर हो रहा है। आई थिंक ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ टर्नओवर टू इन्वेस्टमेंट रेशियो इतना अच्छा हो। लेकिन सर जो हमारे एक्सपोर्टर होते हैं उनको कस्टमर कैसे मिलते हैं विदेशों में? वो कैसे बायर्स को मतलब हायर करते हैं, या उनसे क्या कनेक्टिविटी का क्या तरीका होता है सर? देखिए, दो तरीका है। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है। ट्रेडिशनल तरीका ये है कि आप बायर सेलर मीट में भाग लें, जी जो इंडस्ट्री एसोसिएशन या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कराती हैं, या दूसरा है कि जो ओवरसीज में बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पार्टिसिपेट करें तो वहाँ आपको बायर्स मिल सकते हैं। या जैसे भारत टेक्स के हम लोग यहाँ करा रहे हैं, जिसमें पूरा वैल्यू चेन पार्टिसिपेट करता है, सारे एग्जीबिटर्स आते हैं, तो उसमें आपको बायर मिल सकते हैं। या रिवर्स बायर सेलर मीट होता है, जहाँ एग्जीबिटर बाहर नहीं जा करके, एग्जीबिटर यहीं रहता है, बायर्स बाहर से आते हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया। अब आप जानते हैं कि डिजिटाइजेशन का एज है, तो बहुत सारे चैनल खुले हुए हैं। आप लिंक्डइन प्रोफेशनल ज्वाइन करके उससे कर सकते हैं। आप बहुत सारा जो B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो अमेज़ॉन का हो या अली बाबा का हो या वॉलमार्ट का हो, उसके थ्रू बायर ये कर सकते हैं। अब तो वर्चुअल शोरूम्स, कल ही हम लोगों ने इंडिया यूज वर्चुअल शोरूम की का उसका एक डेमो देखा, एक उद्घाटन हुआ है। हम लोग भी एक डिजिटल शोरूम रखे हैं जहाँ की कोई भी एग्जीबिटर डिजिटली अपने बायर के साथ मिल सकता है, अपने प्रोडक्ट को एग्जीबिट कर सकता ये है। ग्लोबल लेवल पे होता है, हाँ, ग्लोबल लेवल पे हो सकता है। तो आजकल डिजिटली भी आप बहुत सारे और ऑफ कोर्स और भी है कि आप जो बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं या उनके बाइंग एजेंट्स होते हैं या बाइंग हाउसेस होते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उस ब्रांड के लोग आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आजकल की ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरीका है। तो आप विदेशी बायर आपको मिल सकता है। आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपके प्रोडक्ट अच्छे हों और आपकी क्वालिटी और कंप्लायंस अच्छी हो। जी, तो हम इस सेक्टर को और बारीकी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई पहली बार जुड़ रहा है तो क्या रजिस्ट्रेशंस होते हैं, क्या कंप्लायंस होते हैं, अगर उसके बारे में आप बता दें सर। देखिए, एक तो आपको करंट अकाउंट खोलना हो, अगर आपको एक आपने फर्म या कोई कंपनी बनाई, फिर आपको एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेना होता है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेने के पहले आपको पैन नंबर की ज़रूरत होती है। आपको GST सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। जो मैन्युफैक्चर नहीं है उनको भी GST रजिस्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपोर्ट जो है GST में 0 रेटेड है। तो अगर आपको मटेरियल को बॉन्ड पे निकालना हो या GST पे करके रिफ़ंड लेना हो तो GST रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। फिर अगर आप मैन्युफैक्चर हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। फिर आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट चाहिए काउंसिल्स का। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और सर, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड की बात कही है, उसको कैसे लिया जा सकता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड अब बहुत सिंप्लीफाइड है। उसको DGFT में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपका पैन है तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। जी, इस तरह के बिजनेस जो होते हैं वो आमतौर पे टियर 1 सिटीज़ पे ज़्यादा प्रचलित हैं। टियर 2 और 3 में कई सारे चैलेंजेस होते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। ये क्या गैप है सर ऐसा? ये एक आई थिंक ये मिथ है जी कि टियर 1 में ही अप्रैल इंडस्ट्री ग्रो करती, बल्कि मैं कहता हूँ टियर 1 में ये इस इंडस्ट्री को ज़्यादा समस्याएं होती हैं, चूँकि आपके वर्कर्स की अवेलेबिलिटी का इशू होता है और आपको माइग्रेंट लेबर पे डिपेंड होना पड़ता है। आप देखें, सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्टेंट क्लस्टर है तिरुपुर का, वो कोई टियर 1 टाउन नहीं है। या लुधियाना है, वो भी कोई टियर 1 टाउन नहीं है। और अब तो एक्चुअली आप जानेंगे कि भारत में कुछ 750 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अच्छा। और कुछ 62 डिस्ट्रिक्ट जो है वो भारत का लगभग 80% निर्यात काउंट करते हैं। तो ज़रूरत थी कि निर्यात का डेमोक्रेटाइजेशन हो, वो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं। तो उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण और आई थिंक रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब,
जहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान बनाया जा रहा है, स्टेट एक्सपोर्ट प्लान बनाया जा रहा है, और उसमें 120 डिस्ट्रिक्ट जो है चिन्हित किए हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने। दूसरा एक है ODOP प्रोग्राम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ नया एक प्रोडक्ट की ये होती है। अगर आपको नारंगी हो तो आपको नागपुर में की नारंगी अच्छी होती है, अगर आपको आम चाहिए तो मलिहाबाद, लखनऊ। हाँ, तो पता है आपको। तो हर डिस्ट्रिक्ट के तो उस प्रोडक्ट के एक इंटरनेशनल मार्केटेबिलिटी का इसको किया जा सकता है। और उसके बावजूद अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने भी क्या किया है, इन्होंने भी 100 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको चैंपियन डिस्ट्रिक्ट नोटिफाई किया है, और 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रखा है। चैंपियन डिस्ट्रिक्ट जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं उस सेक्टर में, उसकी पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज करना है। और इसके अलावे भी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, वो है ई-कॉमर्स। जी राइट सर। ई-कॉमर्स एक ऐसी व्यवस्था है डिजिटल, जिसके क्या कहते हैं क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स, जिससे देश के दूर प्रांतों में बैठा हुआ आदमी पूरे विश्व निर्यात के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। और आपको ये पता होगा कि ई-कॉमर्स का जो ग्लोबल ट्रेड है वो 800 बिलियन से ज़्यादा है, और भारतवर्ष में सिर्फ 5 बिलियन है। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने ये टारगेट रखा अपने लिए कि 2030 तक 20% लगे $200 बिलियन जो है हमको क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स से आना चाहिए। तो इस और ई-कॉमर्स, क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स में चाइना लगभग 45 to 50% अकाउंट करता है। तो उसमें असीम संभावनाएं हैं। बहुत सारे हमारे जो ये हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो आर्टिजन्स बैठे हुए हैं, ये हैंडीक्राफ्ट है, या आप जानते हैं कि डिज़ाइन एलिमेंट इंडिया में है। राइट सर। तो ये सब चीज़ों का बहुत अच्छे ढंग से निर्यात हो सकता है ई-कॉमर्स के थ्रू। हम लोगों ने अमेज़ॉन के साथ MOU साइन किया है। हम लोग तलाश रहे हैं कि अलीबाबा और वॉलमार्ट के साथ भी MOU साइन करें। हमने ये सलाह दी थी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर के वो ई-कॉमर्स का हेल्प डेस्क होना चाहिए, और छोटे छोटे निर्यातक बनना चाहते हैं उनको बताया जाए कि ई-कॉमर्स की क्या रेगुलेशंस हैं, उसको कैसे कंप्लाई किया जाए। और ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो बहुत सारी जो समस्याएं होती है निर्यात से जुड़ी हुई, कि कहाँ शिप करना है, कैसे करना है, वो सारी समस्याएं ई-कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म का ओनर है वो देखता है। जी। एक बार अपने दर्शकों को आसानी से बता दें कि ई-कॉमर्स का मतलब जो आप ऑनलाइन खरीदी करते हैं कपड़ों की, चाहे किसी वेबसाइट के थ्रू हो या किसी ऐप के थ्रू हो, तो सर दरअसल वो बात कहना चाह रहे हैं। सर एक्सपोर्ट के तरफ वापस से आते हैं। अपैरल एक्सपोर्ट जो होता है, सरकार इनकी कोई मदद करती है, कोई खास स्कीम है ताकि नए लोग इससे जुड़ सकें? बिल्कुल, बहुत सारे। एक्चुअली आपको ये पता होगा कि एक इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी है कि एक्सपोर्टर आर नॉट सपोज टू एक्सपोर्ट टैक्सेस। आप टैक्स नहीं देते हैं, तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं वो सब रिफंड मिल जाता है। तो एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, उसके अंदर जितनी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैं, चाहे वो एडवांस ऑथराइजेशन का स्कीम हो या EPCG स्कीम हो, या और जितनी सारी स्कीम हो, सबका फ़ायदा हर एक एक्सपोर्ट्स को मिलता है, चाहे वो जिस भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो हो गया। दूसरी बात है कि और बहुत सारी ड्यूटी जो ऐसे रिफंड नहीं होती है, उसके लिए रोस्ट, जैसे ये अप्रैल परिधान क्षेत्र में रोस्टेल है, रिफंड ऑफ स्टेट एंड एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज। राइट सर। बाकी के में रोड टैप है। फिर अभी PLI की स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है। PM मित्रा पार्क है, जहां आपको सारी सुविधाएं प्लग एंड प्ले की मिलेंगी। और भी बहुत सारे स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स एक्सपोर्टर्स के लिए लॉन्च किया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में पहले जो हम लोग देते थे वो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम देते थे कि आप अगर प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में आपको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है उसको सब्सिडाइज करती थी गवर्नमेंट। अब जो है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम अभी भी है। MAI सपोर्ट होता है, जिसको अब MS सपोर्ट बोलते हैं, कि अगर आप कहीं बाहर के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या बाहर सेलर मीट में जाना चाहते हैं, तो सरकार आपको एक राशि देती है जिसका फ़ायदा लेकर के आपका कॉस्ट कम हो सके पार्टिसिपेशन का। वो है। अब बहुत सारे और नए एलिमेंट्स जोड़े गए हैं उसमें, कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, इंटरनेशनल कंप्लायंस के लिए कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उसमें जो कॉस्ट लगता है वो रीइंबर्स किया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो अभी पहले 3 एलिमेंट्स को रीइंबर्स करती थी सरकार, अब एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में 10 एलिमेंट्स को रीइंबर्स करती है। तो बहुत तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है। ज़रूरत है इच्छा शक्ति की और जानकारी की, तो निर्यातकों के लिए आई थिंक विन विन सिचुएशन है। सर एक बार अब मार्जिन की बात कर लेते हैं।
जो कॉस्ट होता है, सबसे पहले तो हम बिज़नेस का पूरा मॉडल समझ लेते हैं और हमें उम्मीद है कि आपने अब तक समझ लिया होगा। अब असली बात कमाई की आती है सर। कपड़ों पे मार्जिन कितना होता है? निर्यातकों को कितना लाभ मिलता है? ये निर्भर करता है कि आप क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे जी। हैं। ये 8% से 20% या उससे ज़्यादा तक मार्जिन हो सकता है। अगर आपके परिधान में डिज़ाइन एलिमेंट ज़्यादा है, उसमें अगर डिज़ाइन कैपेबिलिटी ज़्यादा है, कोई स्पेशल, तो ज़्यादा मार्जिन होगा। अगर आप बेसिक या कोर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपके मार्जिन्स कम होंगे। तो ये उस पर डिपेंड करता है। और सर भुगतान का रिस्क कितना होता है? कई बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट फंस जाता है या फिर माल डिलीवर होने के बाद पैसों का बीच में मतलब फंस जाना जिसको हम कहते हैं, तो भुगतान का कोई रिस्क रहता है या देखिए, सामान्य है ये? भुगतान का रिस्क तो रहे, लोकल सेल में भी होता है, तो निर्यात में तो हो ही सकता है बिल्कुल। बट उसके बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप बच सकते हैं। जी। एक तो है कि आप ECGC कवर ले सकते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, जिसको आपको प्रीमियम देना पड़ता है, तो वो रिस्क कवर करती है कि अगर आपके बायर ने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया तो आपका वो ECGC देती है। दूसरा है कि आप किस में मोड के पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट अगर आप के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, तो लेटर ऑफ क्रेडिट अगर आप, तो इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के चलते अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं, क्योंकि जो बायर वो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करता है, जब आप शिपमेंट करते हैं, जैसे ही आपने अपने बिल ऑफ लेडिंग या अपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को बिल अपने बैंक को दिखाया, तो देखते ही आपको पेमेंट दे देती है। सो इससे पहले कि आपका सामान विदेश के मार्केट में जाए और वहाँ के बंदरगाह में उतरे, उससे पहले आपको पेमेंट मिल जाता है। अब ये बात है कि LC पेमेंट सबको हर बार आपको देने को तैयार नहीं हो, तो उसमें अलग है कि एक डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है, आप उस रूट से जा सकते हैं। बहुत होते हैं क्रेडिट होता है कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के आपको 90 दिन के क्रेडिट में, राइट सर। उससे बचने की कोशिश की जानी चाहिए। और अगर आप उसको लेते हैं तो ये एडवाइजेबल है कि आप ECGC कवर लेके चलें। जी, तो अगर मतलब आप एक कवर के तौर पे तो अगर आप काम करते LC से ऑपरेट करते हैं तो आपको कवर की ज़रूरत नहीं है, आप सिक्योर हैं। लेकिन अगर आपको 90 दिन या 120 दिन के क्रेडिट पर हैं, और अगर बायर के बहुत पुरानी आपकी रिश्तेदारी नहीं है, इस्टेब्लिश बायर नहीं है, तो ये एडवाइजेबल है कि आप ECGC कवर लेके राइट चलें। सर। अच्छा सर, अब हम जानना चाहेंगे जैसे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये अभी भी चीन और बांग्लादेश, चीन तो बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, बांग्लादेश से भी पीछे है। इसका कारण क्या है? क्या हम तेज़ी से उसको बीट करने की ओर बढ़ रहे हैं या तैयारी क्या है हमारी? देखिए, बांग्लादेश के आगे बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। जी। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो कॉस्ट एलिमेंट है, बांग्लादेश में जो लेबर वेज था वो बहुत मिनिमल था। वो $75 था पर मंथ, जी सर। जबकि किसी भी देश में $140-150 से कम नहीं होता है। इवन वियतनाम में भी नहीं है और भारतवर्ष में भी नहीं है। बहुत विद्रोह हुआ था, काफ़ी स्ट्राइक वगैरह होने के बाद उसको 50% बढ़ाया गया, तभी $112 पे है। तो बांग्लादेश को एक वेज एडवांटेज बहुत बड़ा था। दूसरी बात था कि बांग्लादेश एक LDC कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। जी। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में आप कुछ तरह की सब्सिडी दे सकते हैं। WTO का एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑफ सब्सिडी एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, उसके तहत जो एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है वो बहुत सारी ऐसी सब्सिडी दे सकता है एक्सपोर्टर को जो बाकी देश नहीं दे सकते। जी। तो बांग्लादेश को उस चीज़ का एडवांटेज था। तीसरा एडवांटेज था कि बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री, चूँकि LDC था, तो LDC को बहुत सारी इकोनॉमी ड्यूटी फ्री एक्सेस देती हैं। तो यूरोप जो बहुत बड़ा मार्केट है, लगभग सबसे बड़ा मार्केट है, बल्कि अमेरिका से ही बड़ा मार्केट है मैं कहूँगा, वहाँ बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री एक्सेस था। कंबोडिया को ड्यूटी फ्री एक्सेस था, चूँकि ये लोग LDC थे। वियतनाम के साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, तो वहाँ उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस था। टर्की को कस्टम यूनियन है यूरोपियन यूनियन से, उनका ड्यूटी फ्री एक्सेस था। तो इनके चलते जो 12% ड्यूटी थी, और जो कहें कि हमें 9.6% लगता था, तो वो एक डिफरेंशियल बहुत बड़ा था जिससे बायर्स बांग्लादेश चले जा रहे थे। दूसरी बात है कि बांग्लादेश की जो पूरी इंडस्ट्री है वो अपैरल सेंट्रिक है, तो सरकार की सारी सुविधाएं, योजनाएं उसी पर निहित हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, हम 1000 चीज़ों का उत्पाद करते हैं, 1000 चीज़ों का निर्यात करते हैं, और हमारे यहाँ जो वैल्यू चेन है, हालांकि चाइना के बाद हमारा इकलौता देश है जहाँ की कंप्लीट वैल्यू चेन है। हम लोग फाइबर्स, फैब्रिक, यार्न, गारमेंट सब कुछ बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिसइंटीग्रेटेड है कि हमारा महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन बनता है, तो हमारी स्पिनिंग तमिलनाडु में होती है,
फिर हमारा प्रोसेसिंग गुजरात में होता है, फिर गारमेंटिंग, तो बहुत बैक एंड फोर्थ है, इससे भी लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है। बांग्लादेश वगैरह में उनका कुछ भी नहीं है, वो कहीं से कपड़ा लाते हैं और उसको स्यू करके भेज देते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस थे और बांग्लादेश इंडस्ट्री ने इम्प्रूव किया है। बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो दशक है, डिकेड है, हमको अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना होगा और सरकार का बहुत बहुमूल्य समर्थन है। तो मुझे लगता है अगर इन सब चीज़ों को जोड़ा जाए तो जो अगला दशक है वो ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल का ही होने वाला है। जी सर। अच्छा, भारतीय कपड़ों को लेकर विदेशों में क्या राय है, कितना पसंद किया जाता है? नहीं, डिज़ाइन एलिमेंट जो कुछ हम लोग के हैं जो कि इरिप्लेसेबल है, उनको कोई दूसरा नहीं प्रोवाइड करता है। जी सर। अभी यहाँ बात ये है कि सप्लायर के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में दो तीन चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो आप कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हैं कि नहीं, क्वालिटी कंसिस्ट है कि नहीं, प्लस रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई कितना है। तो जो हमारे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं, उनका कंप्लायंस लेवल बहुत अच्छा है। आप देखेंगे यूनिक्लो जापान के लोग हैं, बड़े क्वालिटी कंसिस्ट हैं। बिल्कुल तो सर। देखेंगे कि तो जितने टॉप यूरोपियन ब्रांड्स और अमेरिकन ब्रांड्स के बारे में आप सोच सकते हैं, जापानीज ब्रांड्स, सबको हमारे जो बड़े निर्यातक हैं वो सभी का सब कुछ बनाते हैं। कोलंबिया का जो यू नो विंटर वेयर है जो बहुत डिफ़िकल्ट कपड़े से बनता है, वो भी हमारे लोग बनाते हैं। तो हमारे बड़े निर्यातक हर चीज़, समस्या हमारी होती है कि हमारे बहुत सारे लगभग 90% से ज़्यादा एमएसएमई इस सेक्टर में है और एमएसएमई के पास वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं है, वो लोग के पास फैब्रिक बनाने की सुविधा नहीं है, प्रोसेसिंग उनके पास नहीं है। तो अगर सारा चीज़ आप खुद नहीं बनाते तो आप क्वालिटी पर आपका कंट्रोल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। प्लस आपके पास वो समस्याएं हैं कि आपके पास लिक्विडिटी का इशू है। तो एमएसएमई को अभी सरकार खुल करके सपोर्ट कर रही है। तो अभी पीएम मित्रा पार्क काफ़ी हमें सहयोग करेगा, क्योंकि वो पूरा इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू चेन हो जाएगा। और सबसे बड़ी हमारी समस्या जो है वो दूसरी है, वो ये है कि हमारे यहाँ कॉटन, हम लोग एसेंशियली कॉटन सेंट्रिक कंट्री हैं, समर अप्रैल वाले हैं। हमारे यहाँ कॉटन नॉन कॉटन रेशियो 60:40 है, 60-40, जबकि पूरी दुनिया में 30-70 है। कॉटन 30 होता है, 70, क्योंकि अब नए जितने भी परफॉर्मेंस वेयर हैं या फैशन वेयर हैं या फॉर्मल वेयर है, एक्टिव वेयर है, ये सब सिंथेटिक गारमेंट से बनते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी एमएमएफ फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक की कमी थी। हमारे फाइबर में हमारा फिर हम लोग नंबर 2-3 है वर्ल्ड के। हमारे यहाँ पॉलिस्टर और विस्कोस दुनिया का बहुत बड़े बड़े हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन फैब्रिक हमारी उतनी क्वालिटी नहीं बनी है कुछ कारणों से। उसके चलते हमें समस्या आती थी। तो उसके लिए सरकार ने पीएलआई लॉन्च किया है एमएमएफ फैब्रिक के लिए, एमएमएफ गारमेंट के लिए। उसका प्रोडक्शन जब शुरू हो करके जब पूरी तरह ये हो जाएगा तो इकोसिस्टम जल्दी बिल्ड हो जाएगा। हम लोग सरकार से ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि पीएम मित्रा पार्क में कुछ जो है 20-25% आप उसको डेडिकेट कीजिए सिंथेटिक गारमेंटिंग पे, क्योंकि सिंथेटिक गारमेंट इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमको वही निर्यात में भेजना है जिसकी विदेश में मांग है, और सबसे ज़्यादा मांग एमएमएफ गारमेंट्स की है। अच्छा। और हम कोई दूसरी चीज़ भेज रहे हैं तो हम सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं उनके डिमांड से। एमएमएफ गारमेंट क्या होता है, एक बार आसान भाषा में? जैसे कि पॉलिस्टर है, विस्कॉस है, नायलॉन है, एक्रेलिक, इनके जो कपड़े बनते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अब परफॉर्मेंस वेयर है कोई, तो आप देखेंगे उसमें पॉलिस्टर का कंटेंट होगा, विस्कॉस होगा, उसमें हो सकता है कॉटन का ब्लेंड भी हो, ब्लेंडेड फाइबर होगा। तो पूरे कॉटन का नहीं बनता है। जैसे कोल्ड कंट्री, यूरोपियन कंट्री, वहाँ कॉटन लोग पहनते हैं, बट सिंथेटिक का ब्लेंडेड प्रोडक्ट ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि वो उनको ठंड देशों के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। बिल्कुल सर। तो इसलिए विंटर वेयर हमारे पास है नहीं उतने क्वालिटी जितना होना चाहिए था। अगर हम वो डेवलप कर पाएंगे तो हमको लगता है कि फिर हमारे लिए हम बहुत ऊंचाई छू सकते हैं, काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, अब समस्याओं की बात हो रही है तो एक बार एक्सपोर्टर्स की समस्या पे कर लेते हैं बात। नए एक्सपोर्टर जो होते हैं, अगर कोई जुड़ना चाहे तो आप बता दीजिए कि कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए ताकि वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकें इस सेक्टर से जुड़ के। देखिए, जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो गलतियां लोग करते हैं वो ये करते हैं कि लोग ज़्यादा ध्यान कॉस्ट पे देते हैं
कि कितना सस्ता हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि हम कॉम्पिटिटिव हो जाएं, और कॉस्ट के होड़ में लोग क्वालिटी को कभी कभी भूल जाते हैं। हमें बहुत फोकस कॉस्ट पर को फोकस करना ज़रूरी है, बट हमें लगता है कि हमें उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्वालिटी पे और कंप्लायंस पे। आजकल देखेंगे यूरोप और जितने सारे जो डेवलप्ड विकसित देश हैं वो ESG कंप्लायंस पे जाते हैं। वो चाहते हैं आपके कपड़े बनाने में जो कार्बन फुटप्रिंट है वो मिनिमल होना चाहिए, आपके जो है वो रिसाइक्लेबल होना चाहिए, आपका धागा कहाँ से आया है वो एक ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि तो वो चीज़ों का अगर हम बिल्कुल कंप्लायंस अगर हमारा ढंग से हो और क्वालिटी पर ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि अगर कॉस्ट ज़्यादा भी होगा तो भी बाहर हमें हमारे सामान को खरीदेंगे। तो उस चीज़ पर नज़र देनी चाहिए। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कीमतों से समझौता कर सकते हैं एक बार, लेकिन क्वालिटी से समझौता करेंगे तो बिज़नेस सफल नहीं होगा। बिल्कुल सही। जी सर। और ऐसी कोई बात जो हम ना जानते हों लेकिन MSMEs को जानना ज़रूरी हो, अगर आप अपने से बताना चाहें सर? ये है कि इस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की अपनी अलग समस्याएं हैं। जी। समस्याएं हैं कि इतने वर्कर्स को मैनेज करना आसान नहीं होता। फिर है कि माइग्रेंट लेबर की समस्या होती है, क्योंकि माइग्रेंट लेबर है तो आप देखेंगे कि जब हमारे, चूँकि हम समर सेंट्रिक हैं तो हमारा डिमांड सालों भर उतना रहता नहीं है, तो जिस समय पिक डिमांड रहता है उस समय लेबर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सब इशू है। तो अब ये है कि इंडस्ट्री को ये कहा गया है कि अब लेबर को फैक्ट्री से मूव करने से अच्छा है कि फैक्ट्री ही लेबर एरिया में चले जाएं। तो अब लेबर सर्विस स्टेट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे अब लोग उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश ये सब में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, बिहार में, क्योंकि वर्कर्स उन्हीं एरिया से आते हैं। तो एक तो वो ज़रूरी है। ये भी ध्यान देने की अभी दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़ हुई है कि हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। बहुत बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश में जब समस्याएं हुई तो था कि हम लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, बट हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी उस फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि हम ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अब इतनी जल्दी तो कैपेसिटी रातों रात बढ़ा नहीं सकते। तो पहले ये समस्या थी कि चूँकि इस इंडस्ट्री में वीमेन वर्कर बहुत ज़्यादा हैं, और था कि अगर आप एक से ज़्यादा शिफ्ट करेंगे तो आपको वीमेन वर्कर को शिफ्ट कराना पड़ेगा। और फैक्ट्री एक्ट में एक कानून था कि आप जो है वीमेन वर्कर्स को रात में काम नहीं करा सकते। कुछ स्टेट्स ने, 2-3 स्टेट्स ने अपना कानून बदला था, यूपी ने बदला था, आई थिंक हिमाचल ने बदला था, बट ओवरऑल ये नहीं था। तो ये इससे चलते डबल शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। अब जो है ये नए लेबर कोड में उसको अलाउ कर दिया गया है। तो उससे मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को एक बार देखना चाहिए कि वो डबल शिफ्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार कर लेते हैं आपकी कैपेसिटी अपने आप डबल हो जाती है, तो प्रोबेबली आप जितना एक्सपोर्ट कर पा रहे हो उसका डबल एक्सपोर्ट कर पाओगे अगर डिमांड आप जनरेट, क्योंकि डिमांड ग्लोबली है और हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं। कम से कम टॉप लेवल के एक्सपोर्टर तो बिल्कुल दुनिया के टॉप नॉच ब्रांड्स में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ स्किल की कमी है। हाँ, थोड़ी बहुत स्किलिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर हम सरकार ऑलरेडी ध्यान दे रही है। सामर्थ्य स्कीम था, अब सामर्थ्य 2.0 आया है, और मॉडर्नाइजेशन की भी बात सरकार कर रही है। नए बजट में ये आया था कि जितने क्लस्टर्स हैं उसके इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइज होना चाहिए, ताकि हम समय के साथ चल सकें। और एक और आवश्यकता ये है कि हमें डिजिटाइजेशन और AI का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल थोड़ी कम है बांग्लादेश और वियतनाम वगैरह देशों के साथ। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ये है कि हमें आई थिंक रोबोटिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए असेंबली लाइन ऑपरेशन में, हमें IoT का करना चाहिए, हमें ट्रेसेबिलिटी करना चाहिए। तो जितने भी डिजिटाइजेशन के टूल हैं उसको हमें अपने शॉप फ्लोर पर लाना चाहिए, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो सके और हम लोग एक एजाइल सिस्टम में काम कर सकें। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बारीक जानकारियां हमें बता दी हैं। हमें उम्मीद है कि अपैरल एक्सपोर्ट और उसे बनाने की जो डोमेस्टिक तरीके हैं उसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो business@jagrannewmedia.com पे हमें मेल में भेज सकते हैं। सर, आपका एक बार फिर से थैंक यू करना चाहेंगे। सर ने अपने 33 साल का अनुभव जो सरकार के साथ काम करते हुए रहा है उसके बारे में, उसको अपने अनुभव के हिसाब से हमें वो तमाम सारी जानकारियाँ दे दी हैं जो किसी भी
अपैरल एक्सपोर्टर या मैन्युफैक्चर यूनिट से जुड़ के काम करना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखते रहें जागरण बिजनेस। धन्यवाद सर। धन्यवाद।